हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी। और जैसे कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो ये पूरा सीरीज चलेगा आपका जूलॉजी का और बॉटनी का। और हम लोग शुरुआत करेंगे जूलॉजी से। और उसमें सबसे पहला, अगर आपको याद हो, इंडेक्स में हमने सेल बायोलॉजी लिया था, तो सेल बायोलॉजी में शुरू कराऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक ये आता है कि सेल बायोलॉजी को और क्या कहते हैं। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी को और जो है वो साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि सेल बायोलॉजी का एक अल्टरनेटिव नेम बनाओ साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी में जो है हम लोग स्टडी करते हैं सेल के बारे में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। इसमें सारी जो है वो हम लोग स्टडी की जाती है। ठीक है। दूसरा, कुछ और एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो है वो आप लोग लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में, ठीक है, 1665 में ये जो सेल नेम है, ये सेल है, ये नाम दिया था। ठीक है, कोशिका, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका, सेल। तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सेल या कोशिका नाम किस वैज्ञानिक या बाई विच साइंटिस्ट हैज बीन गिवन, तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट हुक। ठीक। देन उसके बाद एक आपके स्लाइडर आए थे, SCHLEIDEN, स्लाइडर। ठीक है, ये स्लाइडर ने, और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे आपके, श्वान, SCHWAN, श्वान। ठीक है। इन दोनों ने मिलके आपका 1839 में, गॉट इट, 1839 में क्या दी? सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में उन्होंने बताया था सेल के बारे में। तो ये कुछ दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने जब भी आप सेल बायोलॉजी शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके बन सकते। गॉट इट। देन अगर बात करें कि सेल जो होते हैं, किसी भी तरीके के सेल, अभी आगे हम पढ़ेंगे किस किस टाइप के सेल्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो क्या होता है। तो हमेशा आप टिक करके आएंगे, इट इज बिटवीन 0.5 माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन के बीच में आपको क्या मिलेंगे? सेल का साइज। अगर एमसीक्यू में आएगा तो ये वाला ऑप्शन आप टिक करके, ठीक। फिर अगर पूछता है कि हम ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा है, तो आप टिक करके आएंगे नर्व सेल। ठीक है, जो नर्व सेल है वो सबसे बड़े सेल होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के नर्व सेल के बारे में। ठीक। फिर ब्रॉडली जब डिवाइड करना शुरू करते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि भाई सेल जो है दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। यहाँ अगर आप इनिशियल वर्ड देखें, प्रो का मतलब ही क्या होता है? प्रिमिटिव, पुराना। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है? प्रिमिटिव होता है, पुराना। तो जब प्रो लग गया, प्रिमिटिव है, तो इससे पता चलता है कि भाई ये सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा आपका? थोड़ा सा पुराने टाइप का होगा। और दूसरा आपका यूकैरियोटिक, नया। ठीक। ये जो यूकैरियोटिक सेल है, ये फर्दर जो है इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक आपका बनेगा एनिमल सेल, यानी कि स्टडी करेंगे एनिमल सेल की। ठीक है, जो हमारे और आपके बॉडी में है, जानवरों के बॉडी में। और दूसरा आपका प्लांट सेल। ठीक है, एक आपका एनिमल सेल और दूसरा आपका प्लांट सेल। तो शुरुआत हम लोग करेंगे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए, इमेजेस या डायग्राम देखते हैं कि दोनों के इमेजेस या डायग्राम में क्या ऐसा फर्क है जिससे आपको समझ में आएगा कि ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक सेल। साउंड आपको क्लियर आ रही होगी। तो चलिए, जैसे कि आपको इमेज दिख रही होगी, थोड़ा सा इमेज छोटी कर देता हूँ कि आपको साफ दिखे। हाँ, तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का, इसका इमेज या डायग्राम कैसा? तो देखो, किसी भी अगर आप बुक में जाएंगे इमेज देखने के लिए या इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो कुछ ऐसे आपको इमेजेस दिखेंगे। ये आपका जो है इधर की तरफ, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है और ये आपका यूकैरियोटिक सेल। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब भी प्रो और यू में आप कंपेयर करें, तुलना करें, तो आपको समझना है कि जो प्रो है वो प्रिमिटिव है, उसमें बहुत कम सेल ऑर्गन्स होंगे, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थोड़ी कम होगी, थोड़ी क्या, बहुत ही कम होगी। जबकि एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल जो होता है, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे ये दिख रहा है, यूकैरियोटिक सेल, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें सेल ऑर्गन्स वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
और इसके फीचर्स भी ज़्यादा। ठीक, तो अगर आप बात करें अपने एग्जाम की, यूपीएससी एग्जाम की, वहां पे क्या ऐसा क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में इन दोनों को लेके वो पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें एक एक करके, अगर हम बात करें सेल ऑर्गन की, तो आपको रट्टा मारना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आपके सेल ऑर्गन्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप मान सकते हैं कि एक तरीके का ये लिक्विड होता है जो अंदर की तरफ भरा होता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल जो डायग्राम बना देता हूँ। आपको इमेजिन करना है कि ये एक ऐसे करके एक सिक्का रखा हुआ है, सर्किल मान लीजिए सिक्का है या सर्किल बना हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर जो है लिक्विड भरा हुआ है। इस सर्किल के अंदर क्या भरा हुआ है, ढेर सारा लिक्विड भरा हुआ है। उसको हमने क्या नाम दे दिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, देन अगर आप देखें, यही स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म है वो आपका यहाँ पर भी है, इसमें यूकैरियोटिक सेल में भी है। यानी कि दोनों में जो ये लिक्विड है जो सेल के अंदर भरा हुआ, दोनों में कॉमन है। इसमें भी प्रो में साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक, एक तो दोनों में एक कॉमन चीज है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें, यूकैरियोटिक जो कि एडवांस सेल है, उसमें ये आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, ये आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और इसको अगर आप फॉलो अप करें तो ये आपका ऐसे करके। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, न्यूक्लियस। इसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस पुराने सेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दूं, जो पिछला मैंने डायग्राम बनाया था, कि आपको इमेजिन करना है, ये मैं आपको यूकैरियोटिक सेल को बता रहा हूँ कि ऐसे करके एक सेल होगा, उसके बीच में आपका क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस होगा। जबकि यही प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ आपको एक सर्किल बनाना है, और बीच में अंदर में क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो ये एक बहुत बड़ा दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो यही आपको एक बार सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में एक बेसिक एक मेजर डिफरेंस क्या है। तो इसमें साफ साफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो एडवांस सेल है न्यूक्लियस होता है, और इसमें न्यूक्लियस जैसी कोई एडवांस स्ट्रक्चर नहीं है। फिर दोबारा से समझ में आते हैं, फिर इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये एडवांस सेल है, उसके अंदर भी एक आपका न्यूक्लियोलस होता है। ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, फिर ये आपका क्या कहते हैं, अंदर जो है ये राइबोसोम्स है, इसमें भी राइबोसोम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें एडवांस सेल में अगर आप देखें तो इसमें आपको ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर देखो आपको रटा। ठीक, तो कुछ नहीं करना, जब भी ये वीडियो को पॉज करें आप, और वीडियो को पॉज करने के बाद देखो, जब तक खुद से हाथ से नहीं लिखोगे, खाली वीडियो देख के आप याद नहीं कर सकते। जितनी बार वीडियो को भी, हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प याद तब कर पाते हैं जब हम उस चीज़ को लिखते हैं अपने हाथों से, अपनी हैंड राइटिंग का लिखा हुआ ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होता है। इस वीडियो को इस जगह पर आप पॉज करें, अपने नोट जहां आप मेकिंग कर रहे हैं वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल, राइट हैंड साइड पे लिखिए यूकैरियोटिक सेल, और प्रो में जो जो आपको यहाँ पे ये सेल पार्ट्स मिल रहे हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सेल के पार्ट्स की आप क्या कर लीजिए, लिस्ट तैयार कर लीजिए, और इसको आप रट्टा मारिए। क्योंकि जब आगे की वीडियोस में एक एक करके मैं लाइसोसोम का फंक्शन बताऊंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताऊंगा, फिर आपका गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो इनका जब फंक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि, क्योंकि आपने एक बार इसको याद करें। ठीक, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे सब लोग, और एक लिस्ट। ठीक, अच्छा, अब हम जो पहला सेल है जो कि बहुत पुराना टाइप का है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, अगर इसकी हम बात करें तो ये थोड़ा सा और मैंने ब्रॉड इमेज किया है आपका। तो इसमें आप तीन के सेल हैं, जो सॉरी सेल ऑर्गन्स हैं, उनको आपको रट्टा मार देना है कि कैप्सूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियोइड रीजन है, और फ्लैजेल है। ठीक है, तो ये आपको रट्टा मार देना है स्ट्रक्चर को। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं सीधा आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ूंगा। ठीक है, हमको बायोलॉजी को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, ना ही आपको किसी एग्जाम में लिख कर आना है। आपको एमसीक्यू में अगर आ जाए क्वेश्चन तो कैसे सॉर्ट आउट करना है हमको वो समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो राइबोसोम है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है, यानी कि प्रिमिटिव सेल में भी है और एडवांस सेल में भी है। राइबोसोम जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, वो 70S तरीके का होता है। ठीक है, ये आपको रट्टा मान लेना, 70S तरीके का आपका होता है। ठीक, देन उसके बाद दूसरा एक और जो है आपका क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है
कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ का हमें भी क्रोमोसोम है, यानी कि हम यूकैरियोटिक सेल में भी क्रोमोसोम है, इनमें भी क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक चीज इन क्रोमोसोम्स में एब्सेंट होती है और वही एग्जाम में आपसे पूछते हैं, और वो है एब्सेंट क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ये रट्टा मान लो, बहुत ज्यादा समझ होती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होगा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं से देखो एक और क्वेश्चन मिल गया आपको, क्या कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन है ये किससे हमेशा अटैच रहता है? इस सेल में नहीं, यूकैरियोटिक सेल में, तो आप क्या करेंगे? क्रोमोसोम, ठीक। उसके बाद बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना, सीधा वो इसके आपसे क्या पूछते हैं? एग्जाम्पल बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल के क्या बताओ? एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। तो भाई देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद माइकोप्लाज्म, ये मेन आपके एग्जाम्पल। ऐसे तो आप लिस्ट सर्च करेंगे तो बहुत मिलेगा, लेकिन ये तीन अक्सर एमसीक्यू में वो पूछते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, दूसरा आपका बैक्टीरिया हो गया, और तीसरा आपका हो गया माइकोप्लाज्म। ये आपके इसके क्या है? एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। तो इतना भी अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ें तो एमसीक्यू में एक दो क्वेश्चन यहाँ से अगर आना होगा तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक। चलिए अब हम दूसरा लेते हैं जो एडवांस सेल है, ये बहुत इसका लंबा चैप्टर्स है, इसको लेते हैं हम लोग। तो ये है आपका यूकैरियोटिक सेल, और ये डायग्राम जैसे आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको सारे जो सेल ऑर्गन्स हैं वो आपको दिखाई दे, ठीक है। सबसे पहले समझने के लिए कि ये जो ब्लूइश पार्ट है ये क्या हो गया? आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो मान के चलो कि एक लिक्विड अंदर की ओर भरा, और ये सारे जो है आपके, ये एक सेल ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गन है, और बीच में क्या हो गया? मेन आपका न्यूक्लियस, उसके अंदर आपका क्या हो गया? क्रोमोसोम, ठीक। तो इसमें जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो पहले क्या कहते हैं, पहले मैं एक बेसिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा दूं, उसके सेल ऑर्गन पढ़ा दूं, फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि यूकैरियोटिक में जैसे मैंने आपको बताया था दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एनिमल सेल और दूसरा होता है प्लांट सेल। तो आपके एग्जाम में एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या एक बेसिक डिफरेंस है, दो तीन डिफरेंस है, वो आपसे पूछ लेते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले पढ़ते हैं ये सारे जो सेल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो शुरुआत है वो हम लोग करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो सबसे पहला जो एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी डिस्कवरी या उसकी जो खोज है वो किसने की थी? वो की थी कोलिकर ने, ठीक है। कोलिकर ने इसको सर्च किया था सेल के अंदर 1818, ठीक है। और उसके बाद एक बैंडा नाम के BENDA बैंडा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्दर इसको और माइक्रो लेवल पे इसकी सर्च की, मतलब इसको इन्वेस्टिगेट किया और उसके सारे फंक्शन जो है वो हमें बताए। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, कोलिकर और बैंडा। इट वॉज रिलेटेड टू किससे? यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है, ठीक। अच्छा, फिर एक बड़ा पुराना क्वेश्चन जो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। पहले अब ये क्वेश्चन आने बंद हो गए, ये इतना रिपीट हो चुका है कि अब ये बहुत मुश्किल है कि दोबारा, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला कि अगर एग्जाम में आए कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आप यही डायग्राम देखें तो इसमें आपको तीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, 1 2 3। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबरिंग होती है सेल के अंदर, मैं फिर से बोला कि सेल कौन सा सेल पढ़ रहे हैं हम लोग? यूकैरियोटिक सेल, यू प्रोकैरियोटिक आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबरिंग होती है सेल के अंदर वो कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है, वो घटते बढ़ते नहीं, तो ये गलत है। जैसा आप सेल पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि आप मसल वर्क करते हैं, लगातार चलते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? ज्यादा होंगे। कई ऐसे आपके सेल ऐसे हो सकते हैं, ऑर्गन हो सकते हैं जहाँ पर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े कम। तो अगर स्टेटमेंट लिखा आएगा कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कांस्टेंट इन ऑल सेल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आएंगे।
अगर आप यूपीएससी के और एग्जाम देखें, सीडीएस एसी, तो वो सीधा इस तरीके के थोड़ा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ, चाहे आप आईएएस तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, एसी या सीडीएस की, तो ये आप अगर आएगा स्टेटमेंट तो इसको गलत रखें, यानी कांस्टेंट होती है, फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, याद रहेगा सबको। देन उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि इसमें एक आउटर चैम्बर होता है, ये इतना पूछते नहीं है। जैसे एक अगर मैं डायग्राम बनाऊं ऐसे करके, तो ऐसे करके ये बनेगा। ठीक है, तो एक इसमें आउटर चैम्बर होता है, एक इसमें इनर चैम्बर होता है, खैर वो इतना नहीं पता। और अंदर के जो भरा होता है लिक्विड, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, MATRX, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो आउटर चैम्बर हो गया, ये अंदर के इनर चैम्बर हो गया, और अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या हो गया आपका, मैट्रिक्स हो गया। ठीक, एक ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, बट इससे अब एग्जाम में इतने आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला वो पूछ सकता है कि ये जो आपका मैट्रिक्स होता है अंदर की तरफ, इसमें आपके पार्टिकल्स होते हैं, इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आ गया कि जो ये F1 पार्टिकल होते हैं वो सेल के किस ऑर्गन में होते हैं, ये इतने सारे ऑर्गन किस में होंगे, तो आप टिक करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और इसी F1 पार्टिकल को एक और लैंग्वेज यूज की गई है, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, F1 पार्टिकल को ही ऑक्सीसोम का। अब सवाल ये होता है कि F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम हम पढ़ क्यों रहे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट। सिंपल है, आपको इमेजिन करना है विंड, जो आपने देखा होगा, ट्रेड विंड जो आपके वो होते हैं जिससे बिजली बनाते हैं, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऐसे करके फैन लगे होते हैं, और जब हवा चलती है तो वो घूमते हैं। F1 पार्टिकल भी कुछ इसी तरीके से होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कि ये सर्कुलेट करते हैं, यानी ये ऐसे करके मूव करेंगे, ऐसे करके मूव करेंगे, और इसी मूवमेंट से ये F1 पार्टिकल क्या बनाते हैं, एटीपी के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यही वो एनर्जी बंडल्स हैं जो आपको काम करने के लिए एनर्जी देते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम हो गया, और इन्हीं के थ्रू जो है आपके ढेर सारे एटीपी लगातार होते बनते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है बनने की, एटीपी मॉलिक्यूल इन F1 पार्टिकल के अंदर, सिंपल मैं स्टेट पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाना है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, उसको एक बार आप याद करेंगे। ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराई, RY करेंगे, राइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखो यहाँ ये जो आपको मैंने सेंटेंस लिखा है, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वर्ड लिखा से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका जो यूकैरियोटिक सेल है उसके किस सेल के किस ऑर्गन किस पार्ट में ये प्रोसेस होती है, तो आप टिक करेंगे भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, और F1 पार्टिकल के आसपास है, उसके अंदर में होती है, और इसी से आपके क्या बनते हैं, एनर्जी या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स बनने शुरू। ठीक है, और ये जो F1 पार्टिकल है, इसी के आसपास जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या खाते हैं आप लोग खाने में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उसके खाने से जो उसका जो ऑक्सीडेशन होता है, इन तीनों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इसी F1 पार्टिकल या इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उससे आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपको किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक, उसके बाद आपका फैट, क्योंकि फैट भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, और उसके बाद फिर आपका प्रोटीन। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन, कहते हैं ना प्रोटीन आपकी डाइट में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स को बहुत डिटेल में अंदर जाके नहीं पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो वो ऐसे पूछेंगे आपसे एग्जाम में कि क्रेब्स साइकिल जो चीज है, ये जो साइकिल है पूरा जिससे एनर्जी बनती है ढेर सारी, वो सेल के किस पार्ट में हो रही है, तो आप टिक करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर बहुत लंबा प्रोसेस है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है, 2H मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, तो इतना नहीं पढ़ना। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लो बहुत। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपका एक जो बेसिक आपको। ठीक है, ये एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गन क्या हुआ, खत्म हुआ। इसमें से अगर आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए, अगला जो हम लोग अब ऑर्गन लेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है,
अपने स्क्रीन पर, दैट इज गोल्जी बॉडीज। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपको कई बुक्स में मिल जाएगा गोल्जी बॉडीज में। दोबारा से फिर मैं वही बोलूँगा कि इसके जो आपके ये लेबलिंग है उसको आपको रटाफिकेशन करना है। जैसे देखो इसमें क्या है, एक सिस फेस है, ठीक है, एक आपका ट्रांस फेस है, तो वो भी पूछ लेते हैं भाई सिस फेस किधर की तरफ होता है, ट्रांस फेस किधर की तरफ होता है, या ये सिस फेस और ट्रांस फेस किस में पाए जाते हैं, तो आप टिक करोगे गोल्जी बॉडीज में। ठीक, देन उसमें ये छोटे छोटे इनके क्या बनते हैं, वैक्यूम्स बनते हैं आपके अलग अलग टाइप के, कह सकते हो कि एक पॉकेट्स होते हैं, यानी कि एक तरीके का बैग्स हो गया जो इनसे अलग होते रहते हैं। ठीक है, अब अगर देखें इसके बारे में थोड़ा सा, जो मैंने आपके लिए नोट्स थोड़ा तैयार किए हैं, अगर इसको पढ़ें तो गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ वेरियस मेम्ब्रेनस सिस्टम, जैसे कि सिस्टन हो गया, वेसल्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये आपको यहाँ डायग्राम में दिख जाएंगे ये तीनों चीजें। ठीक है, देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडीज, यानी कि इसी को गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। अगेन आपका इसको एक इसके अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो ये देखो ये जो सारे सारे हैं ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है आपसे गोल्जी बॉडीज ना पूछ के उसके अल्टरनेटिव नेम्स भी पूछ लेता है। तो गोल्जी बॉडीज हो गया, गोल्जी सोम्स हो गया, और लाइपोकॉन्ड्रियन हो गया, या डिक्टियोसोमस हो गया, या डेल्टॉन कॉम्प्लेक्स हो गया, या आइडियोसोमस हो गया, या इसको क्या बोलेंगे बेकर्स बॉडी, ये बड़ा आ सकता है एग्जाम में, बेकर्स गोल्जी बॉडी का एक और नाम क्या है, बेकर्स बॉडी, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं ये आपको याद करने, और ये मैंने आपके लिए रख रखे हैं। फिर से वही बोलूंगा, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके इसको देखें। देन इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, सभी ये यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स these are scattered irregularly in cytoplasm and called dictyosome। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और मिल गया कि गोल्जी बॉडीज अगर एनिमल सेल में मिल रहा है तब तो उसका नाम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन अगर यही गोल्जी बॉडीज क्या लिखा हुआ है, इन प्लांट दीज आर स्कैटर्ड इरेगुलर, और वहां पे इनको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोमस। तो कंफ्यूज नहीं होने का, अगर एग्जाम में आपके आ गया कि भाई जरा इनका नाम बताना, किसका, गोल्जी बॉडीज का प्लांट सेल में जब मिलते हैं तो आप टिक करेंगे डिक्टियोसोमस। ठीक है, अब आते हैं इनका मेन फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज का। तो देखो इसका मेन फंक्शन जो है वो है सेक्रीशन का। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, सेक्रीशन का, ये रटा मान लेना आपने। देन सेक्रीशन में क्या, सबसे पहला ये क्या बनाते हैं गोल्जी बॉडीज, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश एग्जाम में आता है कि ग्लाइकोलिपिड जो है वो कौन बनाता है, तो आप टिक करोगे गोल्जी बॉडीज। ठीक है, फिर और क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ये बनाते हैं गोल्जी बॉडीज। ठीक है, देन प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो इन्हीं गोल्जी बॉडीज से बनते हैं, ये मत भूलना, प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, देन उसके बाद गोल्जी बॉडीज फॉर्म द सेल प्लेट। जब ये सेल प्लेट कब बनता है, जब सेल डिवीजन होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस अभी यहाँ रट्टा मार लिया कि जब भी आपका सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन में सेल प्लेट्स बनती हैं, और उसी में ये सेल प्लेट्स बनाने का काम कौन करता है, ये गोल्जी बॉडीज करती है। देन it contain phospholipids, proteins, enzymes and vitamin C। आजकल बहुत लोग कोरोना में ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रख लिया कि भाई गोल्जी बॉडीज में फॉस्फोलिपिड्स होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होता है। ठीक, फिर हमारे में जो ये स्पर्म्स होते हैं, अगर मैं ह्यूमन स्पर्म्स की बात करूं तो ह्यूमन स्पर्म्स में जो आगे का आपका ऐसे करके शेप होता है स्पर्म्स का, और वो जो एक्रोसोम होता है उसका बना होता है, वो मेन तौर पे किसका होता है, गोल्जी बॉडीज का मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हो गया गोल्जी बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने सिर्फ दो ही सेल ऑर्गन्स लिए हैं, पहला मैंने लिया है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लिया है मैंने गोल्जी बॉडीज। तो आने को सिर्फ इससे एक ही क्वेश्चन आ सकता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछेगा या गोल्जी बॉडीज के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला हम लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी सेल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जानबूझ के ये 20 मिनट्स के या 15 मिनट्स के ही वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप एक बार में 2 सेल ऑर्गन पढ़ें, फिर 2 सेल ऑर्गन या 3 सेल ऑर्गन पढ़ें, जिससे आप उसको याद कर सकें। फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो को देखने के बाद, कोई क्वारीज हैं, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे देख रहे होगे आप, लिखा हुआ है 9897581299, उसमें आप वो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं।